आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। इसमें जैसे लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के आवश्यक घटक हैं। भोजन के ये सभी घटक हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसी को ही हम लोग पोषक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, परंतु जो मनुष्य है वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, वातावरण में पेड़ पौधों पर ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में बताते हैं। केवल पादप ही एक ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप देख सकते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों के शरीर की संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सभी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, परंतु जंतु अधिकतर अन्य जीवों और पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी या परजीवी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं, और जीव जंतु जो है वो दूसरों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। इसमें वे जल, भूमि से और सूर्य का प्रकाश और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, और ये सभी कार्य पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज अवशोषित कर तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर विभिन्न सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था वही एक्सप्लेन किया गया है आगे। इन छोटे छोटे रंध्रों या रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादप में पदार्थों के परिवहन के विषय में हम पढ़ चुके हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खनिज संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा भी होगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं।
इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी को ऊर्जा की जरूरत होती है और पेड़ पौधों को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं जिसे हम सभी जीव जंतु ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण से दर्शा सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण के से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक ही प्रकार के पादपों को 2 गमले में लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रख लीजिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने क्लास 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब हम उस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 2, 3, 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, और पुनः उसी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल की हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अपने गीली दीवारों, तालाब और ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः सभी जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इन्हें शैवाल कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण। अभी हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में संश्लेषित होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? वायु से। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं या विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां।
कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषणी प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देगी। ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल एक ऐसा पौधा है जैसे पादपों में अमूल्य पोषकों से वंचित रहते हैं, अतः ये इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक, अमरबेल एक परजीवी पोषण का उदाहरण है। आगे देखते हैं। जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी घड़े के समान आकृति दिखाई देने की संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग बड़े घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीड़े घड़े में प्रवेश करते हैं तो उसके रोम छिद्र या रोम पत्तियां बंद हो जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये अमरबेल का पौधा फंस जाते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों को पचा दिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संजीव कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? वीनस फ्लाइज ट्रैप और संजीव कीटभक्षी। ठीक है। मृतजीवी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मृतजीवी किन्हें कहते हैं? आपने बाजार में छतर मशरूम बिकते देखे होंगे या वर्षा के दिन में वृक्षों की सड़ी गली टहनियों और तथा तनों या छाल के छत्ते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी होते हैं। जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, वे कहाँ होते हैं, ये सब आगे विस्तार से जानेंगे। इसको एक उदाहरण से हम लोग पहले समझ लेते हैं। ब्रेड या डबल रोटी आपने तो हमेशा देखा होगा घरों में। ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि यह पूरे रोए जैसी संरचना ना देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करेंगे। अपने प्रश्नों को नोटबुक में लिखिए। कुछ संभव है कि आपको रुई के धागों समान संरचनाएं दिखाई देंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते तत्पश्चात इस विलेय का भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से तत्व प्राप्त करते मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। यानी कि जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कवक फंजाई, ठीक है, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ उगते हैं।
ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हम लोग बात करेंगे सहजीवी पोषण। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल पोषकों की अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के इस संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है, लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इसमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को अपने रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवकों को देता है। ठीक है, समझ में आया कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं। मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति। मृदा में इतनी खेती आदि करने के बाद मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उस पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति करने के लिए क्या कर सकते हैं। पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीमे धीमे कम होती जाती है। इसलिए इन्हें पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है।